चले जी। अच्छा जी, अक्टूबर नवंबर 19 का पेपर है और इसको हम लोग आज नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को सही से? कहाँ नजर आ रहा है पूरा? वही तो कह रहा हूँ। आ रहा है? सही। चलो। अच्छा जी, नवंबर 19 है। वेरिएंट 2 हमारा वाला वेरिएंट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन आपके पास है भाई, व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की बेसिक से यहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेशन लिखी भी होगी, यहाँ पे देखो। स्कार्सिटी अफेक्ट्स लो इनकम अर्नर्स ओनली। गलत भाई, सबके लिए है ना, अमीर गरीब बराबर है सबके लिए। स्कार्सिटी फोर्सेस इंडिविजुअल्स टू मेक चॉइसेस, तभी आप क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तभी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्कार्सिटी आपको चॉइसेस क्रिएट करने पर मजबूर करता है। Scarcity is removed by periods of falling prices, ये भी गलत पॉइंट है। Scarcity will be abolished by advances in technology, कि अगर टेक्नोलॉजी आती है तो अपने पास कोई ना कोई नया स्कार्सिटी वाला पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती। सही है, तो अपने पास एक नया पॉइंट आ जाएगा। Which labels might be used on a production possibility curve। भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हम लोग किस किस को यूज कर सकते हैं? हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं? आउटपुट की बात करते हैं। पीपीसी में हमेशा हम लोग आउटपुट की बात करते हैं, गुड बाय और गुड एक्स, या कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड या कुछ भी आप लिखना चाहो, लेकिन आउटपुट की बात हो रही होती है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? गलत। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या मैं यूज करता हूँ? आउटपुट ऑफ प्राइस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गलत। क्या बच गया? आउटपुट ऑफ प्राइस, आउटपुट ऑफ शुगर। आउटपुट हम लोग देख रहे हो यार, ये सही तरह नजर आ रहा है ना भाई आप लोगों को? सही है। A goods defining quality is that its consumption by one person prevents its consumption by someone else। कौन था ये? इसको एक्सक्लूडेबिलिटी कहा जाता है। याद करो, इसको क्या बोला जाता है? एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। हाउ इज दिस गुड क्लासिफाइड? क्या ये फ्री गुड होगा? क्या ये नॉन एक्सक्लूडेबल होगा? क्या ये नॉन राइवलरस होगा? ये क्या होगा? प्राइवेट गुड। विच इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बेटा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? ओपिनियन। तो यहाँ पे देखो, मनी इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ। नहीं तो पॉइंट भी गलत है, क्योंकि मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है वेल्थ। सॉरी, हाँ सही है, सही लिखा हुआ है, वो एसेट की मैं बात कर रहा हूँ। मनी इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ, ये आपके पास फैक्ट है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जनरेट करते हो ना। अब आपका घर अगर 3 करोड़ रुपए का है, आपके पास 3 करोड़ रुपया कैश तो नहीं पड़ा हुआ ना। समझे बात को? तो ये फैक्ट है। सम फर्म्स आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी फैक्ट है भाई, इसमें क्या ओपिनियन वाली बात? सम वर्कर्स अर्न मोर देन अदर्स, ये भी लॉजिकल सी बात है। टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग, जबकि अपने पास और भी तो कुछ मेथड्स होते हैं ना टैक्सेस के अलावा। अच्छा, the price of a ticket for international athletics tournament was $50. All tickets were sold. Which area on the diagram represents consumer surplus? Consumer surplus क्या होता है? Area below demand curve above price level। जो आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा होता है, ये ट्राइंगल किसका होता है? कंज्यूमर सर्विस। Market demand curves normally slope downwards. They may also shift from D1 to either D2 या फिर D3। What would cause a movement along D1 for a good X and not a shift? बेटा आपके पास सिर्फ मूवमेंट कब आती है? जब आपके पास प्राइस में चेंज आता है। What is not a function of price mechanism? प्राइस मैकेनिज्म का क्या चीज फंक्शन नहीं है? टू एक्ट एज अ सिग्नल, भाई ये सिग्नल तो देता है आपको, जबकि इसने क्या बोला हुआ है? नॉट। तो ये हो गया गलत पॉइंट। टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस, क्या ये इसका एम होता है? इसका एम तो होता ही नहीं कंज्यूमर सरप्लस बनाना या प्रोड्यूसर सरप्लस बनाना, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आगे आओ। टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू फर्म टू प्रोड्यूस गुड, जाहिर सी बात है सिग्नल देता है तभी तो फर्म को एक वो मिलता है ना, कि यार लोग जो है खरीदना चाह रहे हैं, आप इसको और ज्यादा प्रोड्यूस करो, तो ये इंसेंटिव देता है फर्म्स को। टू रैशन स्कार्स रिसोर्सेज, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन आपके पास। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्राइस अबव द मार्केट प्राइस, यानी कि अगर ये अपने पास डिमांड सप्लाई चल रही है, ये अपने पास इक्विलिब्रियम वगैरह आ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? गवर्नमेंट ने ऊपर की तरफ लगा दिया, इनअफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस लगा दिए। तो बोलते हैं कि भाई व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर इनअफेक्टिव डिमांड है तो मैं वापस से किधर आ जाऊंगा?
वापस से मैं ई पॉइंट के ऊपर आ जाऊंगा ना, अगर इनअफेक्टिव है तो किसी काम का ही नहीं है, मैं वापस से किधर आ जाऊंगा, ई के ऊपर। तो क्या मेरे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सरप्लस में कोई चेंज आएगा? कुछ भी नहीं होगा। कैसे? क्योंकि इसने लगाई है इनअफेक्टिव। इनअफेक्टिव का मतलब है कि मैं पहले ऊपर गया था, लेकिन ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम में वापस से किधर आ चुका हूँ, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा ना, मैं तो वापस से इक्विलिब्रियम पे आ चुका हूँ। वो ऊपर, जब ऊपर गया था तब आया होगा, ऊपर की तरफ आया होगा। समझे बात को? आगे बढ़ू। The diagram shows the market for air travel in Asia. The Asian market equilibrium is at X. What will be the new equilibrium if the price of aviation fuel rises and incomes are falling in Asia? बेटा एविएशन फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, और जब आपकी इनकम गिरेगी तो उससे आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर इसका आंसर अभी देखो, अभी निकाल लेते, ए आंसर है वैसे। अगर ये डिमांड सप्लाई आपके पास आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पीछे आ गई। अच्छा, जब आपके पास इनकम लेवल गिर रही है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, आप एक्स से किधर आ गए हो। समझे? ये तरीकेकार होते हैं। द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेसिफिक टैक्स ऑन शूज। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब होता है कि उसने कॉस्ट पर आपने जो है वो इंक्रीज हो गई है, कॉस्ट पर यूनिट अपने पास इंक्रीज हो गई। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द प्राइस अमाउंट। The resulting increase in the price of shoes was paid mainly by the consumer and not by the producer. What must be true for this to happen? Specific tax, indirect tax ही होता है। तो अब एक बात बताओ, उसने क्या बोला है कि मेनली कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है, प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं आ रहा, तो आपकी पीढ़ी क्या चल रही होगी, इनइलास्टिक डिमांड चल रही होगी। देखो किधर आ रहा है इनइलास्टिक डिमांड। The price elasticity of demand was less than price elasticity of supply. Less का मतलब कि वो inelastic। अच्छा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज यूनिटरी, ये तो गलत पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ रहा होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज लेस देन 1, और आगे लिखा हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज इनइलास्टिक व्हाइल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इलास्टिक। पहली बात तो ये वाला पॉइंट ही गलत। दूसरी बात, अगर मैं सी की बात करूं तो यार सी के ऊपर क्यों नहीं हम लोग जा सकते। उसने बोला आपकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक। जब आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी तो क्या आप कंज्यूमर से ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। मैं भाई फॉर एग्जांपल, अगर मैं गुलशन में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मुझे कोई दूसरी अकेडमी बोलते कि सर हमारे पास है, मैं तो एक ही जगह पढ़ा सकता हूँ ना, या तो यहाँ पढ़ा लूँ या तो वहां पढ़ा लूँ। तो मैं उनको सीधी सीधी बात क्या बोलूंगा कि मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं आऊंगा, यही बात बोलूंगा ना, यानी कि मैं ज्यादा पैसा चार्ज कर सकता हूँ। अब अगर कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है, अब अगर कंज्यूमर की डिमांड अगर ऐसे बढ़ भी रही है फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोड्यूसर सप्लाई तो नहीं बढ़ा पा रहा ना। अब प्रोड्यूसर जब सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा तो मेन बर्डन किस पे चला जाएगा प्राइसेस का, कंज्यूमर के ऊपर। बोलेगा भाई आप पैसे दे दो एक्स्ट्रा, मैं थोड़ा सा ही आपको सामान और दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं प्रोडक्शन इंक्रीज। समझ में आई ये बात? तो इधर जब सप्लाई भी इलास्टिक होगी तो अपने पास कर अपना जो बर्डन है मेनली किस पे जा रहा होगा, कंज्यूमर पे जा रहा होगा। समझते हैं बात को? इसका नहीं आंसर ए है, मैं सी बता रहा हूँ गलत क्यों। सही है, इसका आंसर ए है। समझे? तो यही लिखा हुआ है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो लेस देन 1। The diagram shows supply and demand for a good. The original equilibrium is X. What will be the new equilibrium if subsidies are given for new machinery? बेटा आप X पे बैठे हुए हो, सब्सिडी जब मिलेगी तो किस पे अफेक्ट आएगा, सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्या डिमांड पे कोई इफेक्ट आएगा? तो आपका सीधा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, आप X से किधर उठ के आ गए, डी के ऊपर। Diagram shows the market for a normal good. What is likely to cause both demand and supply curve to shift to right? यानी कि आपके पास डिमांड भी इंक्रीज हो और आपकी सप्लाई पे भी क्या इफेक्ट है, सप्लाई भी इंक्रीज आ जाए। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड, पहली बात तो जब फॉल आता है तो उससे शिफ्ट नहीं आता, उससे मूवमेंट आती है, तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बेटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पे डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डिमांड आपकी इंक्रीज करने का बोला है ना इसने, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपके पास। आगे आओ, सी के ऊपर बोलता है अराइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो लोग आपके पास आएंगे सब्स्टिट्यूट गुड को छोड़ के। एंड अ फॉल इन द प्राइस ऑफ, इससे आपके पास डिमांड बढ़ रही है और इससे आपके पास क्या बढ़ रही है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए।
डी भी देख लेते हैं। एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्निक, इससे खाली सप्लाई बढ़ेगी। एंड फॉल इन इनकम, इससे डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड कम। 13 आपसे कहता है द डायग्राम रिलेट टू द मार्केट फॉर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स in which market would a 10% decrease in demand and simultaneously a 10% increase in supply definitely result in both a fall in equilibrium price and a rise in equilibrium quantity। बोलता है कि अगर आपके पास इक्वल से चेंज है, और इक्वल से क्या चेंज आ रहा है कि आपकी डिमांड 10% से गिर रही है और आपकी सप्लाई 10% से इंक्रीज हो रही है, तो मुझे बताओ कि इन चारों डायग्राम्स में से ऐसे कौन सी डायग्राम है जिसके अंदर आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होगी और आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम सबको बना के देख लेते हैं भाई। मेरी सप्लाई 10% से बढ़ गई, ठीक है, और मेरी डिमांड 10% से कम हो गई इक्वल अमाउंट से। तो 13 के अंदर जो हमारा नया इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पे E1 पे, आप देखो आपकी प्राइस भी कम हो गई है और आपकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉसिबल आंसर है, सही आंसर है। देख लेते हैं आगे। अच्छा, डिमांड 10% से गिरी है, सप्लाई 10% से बढ़ गई। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास प्राइस तो भाई कम हो रही है लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इधर आओ, आपके पास डिमांड 10% से गिर रही है, आपके पास सप्लाई 10% से बढ़ रही है, आपके पास प्राइस लेवल तो कम हो गई लेकिन क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्वांटिटी पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, तो ये भी गलत। अच्छा इधर आओ, डिमांड 10% से गिरी, सही है, डिमांड आपकी 10% से गिरी और आपकी सप्लाई 10% से क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या नीचे नहीं आई, परफेक्टली लास्ट बढ़ती है तो ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो अब यहाँ पे आओ, आपके पास नया इक्विलिब्रियम आ गया, आपके पास प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आपके पास सही आंसर कौन सा वाला आ गया, जहाँ पे प्राइस भी कम हो गई और आपकी क्वांटिटी भी ओवरऑल इंक्रीज हो चुकी है। 14, why might government provide free education for children age 4 to 16 years? गवर्नमेंट 4 से 16 साल के बच्चों को क्यों फ्री में एजुकेशन देगा? कंज्यूमर आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, जो कि आपके पास फसाद की जड़ है। पॉसिबल आंसर है, आगे बढ़ के देखते हैं। एजुकेशन इन अ फ्री मार्केट सिस्टम वुड बी ओवर कंज्यूम, क्यों भाई, किसने बोला? एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड एंड देयर वुड बी मेनी फ्री राइडर्स, किसने बोला भाई, प्राइवेट वाला नहीं देता क्या एजुकेशन? द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सीड प्राइवेट बेनिफिट, गलत, क्योंकि ये मेरिट गुड है, मेरिट गुड के अंदर बेनिफिट जो है वो कॉस्ट को एक्सीड करता है। अच्छा भाई, द डायग्राम शोज 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम्स। अब इन तीनों को देखो बेटा, ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सही है, और मैंने ओरिजिन की क्या बात बताई हुई, जब भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, भले ये ऐसे भी बना हो या ऐसे बना हो या किसी भी तरह बना हो, ये सब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल, प्रोपोर्शनल। सही है, तो आंसर इसका क्या है, सही है, प्रोपोर्शनल इक्वल। The diagram shows initial market equilibrium for an agricultural product at $6 and 800 unit. How much will the government have to spend to increase the market price to $10? बोलता है कि यार ये एक इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम हमारे पास था, सही है, ये वाला, जहां पे हमारे पास प्राइस 6 की थी और हमारा क्वांटिटी कितने की चल रही थी, हमारी क्वांटिटी चल रही थी 800 की। तो जरा मुझे इसका रेवेन्यू तो निकाल के बताओ, 4800 आ जाएगा हमारा रेवेन्यू, कितना आ जाएगा भाई, 4800 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब सुनो, हाउ मच विल द गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस टू $10? बोलता है गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ेगा अगर वो उसकी प्राइस को किधर ले आए, $10 के ऊपर। तो अब एक बात को देखो जरा, $10 के ऊपर आपके पास जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, ये $10 पे कितना इक्विलिब्रियम बन गया आपके पास, ये बन गया। आपका यहाँ पे रेवेन्यू कितना आ रहा है, 4000, सही है। अब सुनो, अब हमारी क्वांटिटी कितने से कम हुई है, हमारी क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी कितने से कम हुई है भाई, 400 से।
और हमारे पास प्राइस लेवल कितने से इंक्रीज हो रहा है? 4 से। नहीं सॉरी, हमारे पास प्राइस लेवल कितने पे जा रहा है? 10 पे जा रहा है ना। तो 10 से हमारी प्राइस लेवल पे चला गया, और हमारी क्वांटिटी कितने से कम हुई है? 400। यानी कि 4000 से मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू मर गया ना। अगर मैं रेवेन्यू मेरी अगर 800 की क्वांटिटी बिकती है फॉर एग्जांपल, तो 10 पे भी 800 ही बिकना चाहिए, लेकिन 10 पे 800 तो नहीं बिक रहा। तो कितने से मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू मर गया? 4000 से। तो ये वो रेवेन्यू है जो मेरी गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा। याद करो बफर स्टॉक स्कीम को। बफर स्टॉक क्या बोलता था कि जितने से आपका रेवेन्यू मरेगा, वो सारी चीज हम आपको वापस ला के देंगे। यही तो कहानी है ना। तो जब मेरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनिशियली 800 चल रही है, मेरी प्रोडक्ट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो अगर 6 रुपए पे 800 यूनिट बिकते हैं, तो 10 पे भी तो 800 बिकने चाहिए। लेकिन 10 पे खाली कितने बिके? मुझे कितना मिलना चाहिए था? 8000। लेकिन मुझे खाली कितना मिल रहा है? तो भाई 4000 से मेरा रेवेन्यू मर गया ना, वो कौन पूरा करेगा? समझे बात? The table identifies items of government annual spending. What is the total government expenditure on transfer payment? बेटा ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? ईदी। अब यहाँ पे देखो ईदी किधर मिल रही है आपको? पेंशन आ गया 75 का। और हाँ, वेलफेयर बेनिफिट। और कुछ दिख रहा है? तो आंसर क्या बनेगा? क्या चीज? प्राइस भी कम करेंगे और कोई ना कोई कंडीशन होगी साथ में। A subsidy is given to the producer of a good with perfectly elastic demand। यानी कि आपके पास अगर perfectly elastic demand चल रही है, सही है, आपके पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आ गई, और ये आपकी सप्लाई चल रही थी, ये क्वांटिटी और प्राइस था, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी एसएएस पर, सही है, गवर्नमेंट ने आपको दे दी सब्सिडी, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई और आपके पास प्राइस अपनी जगह पे आ गई। व्हाट विल बी द आउटकम? 18 वाला देखो, 18 का जो हमारे पास क्या क्या दिख रहा है आपको? क्या प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? लेकिन क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आ रहा है? देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। The incidence of the subsidy will fall on producer, क्योंकि जितना भी आपका बेनिफिट आ रहा है वो पूरे का पूरा किसको मिल जाएगा? तो सारे का सारा बेनिफिट जब प्रोड्यूसर को चला गया, तो इंसिडेंस ऑफ सब्सिडी विल फॉल ऑन प्रोड्यूसर। समझ में आती है बात? क्लियर है? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, 19 के ऊपर। 19 के ऊपर आओ। प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम आर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है प्राइमरी इनकम? मैंने वर्कशॉप में बताया था भाई, और वैसे भी बताया हुआ है। प्राइमरी इनकम जो आपकी होती है वो नेट इनकम होती है। जो नेट इनकम आपकी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी इनकम। और जो नेट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी इनकम। तो यहाँ पे देख लो जरा, जो हमारे पास नेट ट्रांसफर आ गया वो किधर आता है? सेकेंडरी इनकम में। और जो हमारे पास नॉर्मल इनकम आ रही होती है, जिसके डिविडेंड हो गए, इंटरेस्ट हो गए, वो सब किधर आता है? प्राइमरी इनकम, जिसको हम लोग नेट इनकम भी बोलते हैं। ठीक है। द डायग्राम शोज द ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड AD1। हाँ सी आंसर। The diagram shows the original aggregate demand curve AD1, the original aggregate supply curve AS1, the original equilibrium X. What would cause the new equilibrium to Y? अगर आप Y पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी SRAS जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स है, डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह बढ़ गए और ये सब। क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस। तो एक्सपोर्ट प्राइस तो गलत है ना, वो तो उससे तो आपका डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा आपका। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड। इंपोर्ट की रॉ मटेरियल की प्राइस ज्यादा होगी, आपकी कॉस्ट एक्सपेंसिव होगी, जिसकी वजह से आपके एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अब आइएगा आगे। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? टैक्सेस, इंपोर्ट्स, कोटास वगैरह। सही। अब यहाँ पे व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड। यूरोपियन यूनियन जो है ना वो एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन पता है क्या होती है? कि भाई हम लोग अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, सारा यूरोप में जितने भी मुल्क हैं, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, और यूके का जो कुछ हिस्सा हो गया, टर्की का कुछ हिस्सा हो गया,
तो हम लोग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ट्रेड करेंगे, विदाउट एनी टैरिफ ट्रेड करेंगे। ये होती है कस्टम यूनिट, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ये लोग टैरिफ वगैरह नहीं लगाते, लेकिन ये लोग किस पे बात कर रहे होते हैं? सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड ना हुआ, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंप ना मिली हुई, तो आप वो चीज थोड़ी बेच सकते हो। तो ये भी तो एक मीन्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ही हो गया ना। उसने क्या बोला है, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। इनमें से क्या चीज है जो प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट नहीं है? द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ऑन सम एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम 2% to 5%। एक्सपोर्टेड गुड्स। प्रोटेक्शनिज्म तो इंपोर्ट के ऊपर आ रही होती है ना भाई, एक्सपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है। रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं तो पागल है ना कि आपने जीएसटी बढ़ा दिया, आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? ये कहानी चल रही है। उसने बोला नॉट एन एग्जाम्पल। अगर वो सब्सिडी की बात करता तो ये आंसर नहीं होता। सब्सिडी उसने 2% से 5% इंक्रीज कर दी, और ये लोकल पे लग रही है ना। जीएसटी अगर लोकल पे लगेगा तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या लेना देना? समझे बात को? आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द नाइजीरियन गवर्नमेंट बैनिंग द इंपोर्ट। ये तो सीधा सीधा प्रोटेक्शनिज्म है। द यूएस इम्पोजिंग 35% टैरिफ। ये भी सीधा सीधा अपने पास सही है। 21। The table shows the annual percentage increase in a country's CPI। क्या कहीं भी डिफ्लेशन हो रही है? थ्रू आउट आपके पास प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है। सही है। अब सुनो, व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कंज्यूमर प्राइस ऑन एवरेज फेल। फेल होगा। द कंज्यूमर प्राइस ऑन एवरेज रिमेन्ड सेम। क्या सेम रही है? चेंज हुई है ना बेटा, ये परसेंटेज है। अगर यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे कितनी हो गई? समझे बात को? ये परसेंटेज है, तो ये सेम नहीं है, प्राइस आपके पास डिफरेंट आ रही है। आगे, द जनरल लेवल ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस वाज एट इट्स हाईएस्ट इन 2015। हाईएस्ट पता है किधर थे? 18 में। क्योंकि स्टेप्स ले लेके इस तरह आगे बढ़ा है ना, तभी 18 में क्या थी प्राइस? हाईएस्ट। 22 क्या बचा आपके पास? द जनरल लेवल ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस वाज एट इट्स हाईएस्ट इन। समझे? The table indicates the four inputs required to produce wheat and cars in country X and Y. What makes it possible for both countries to benefit from trade? हमने हमारे पास वो बोलता है कि आप आटा बनाते हैं और आप गाड़ी बनाते हैं, कंट्री एक्स और कंट्री वाई। तो यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट टू प्रोड्यूस वन कार, और यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ व्हीट। यानी कि कंट्री एक्स को 4 यूनिट लगते हैं तब जाके 1 टन लगता है वीट का। खत्म हो गया पेपर। कंट्री एक्स को 4 यूनिट लगते हैं तब जाके 1 टन वीट का बनता है, और कंट्री वाई को 8 यूनिट लगते हैं तब जाके 1 टन लगता है वीट का। यानी कि दोनों में से ज्यादा बेहतर वीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सही है, क्योंकि वो कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट बना रहा है। इसी तरह यहाँ पे आओ, कार के लिए कंट्री एक्स को 2 यूनिट लगते हैं तब जाके एक गाड़ी प्रोड्यूस होती है। कंट्री वाई को 6 यूनिट लगते हैं तब जाके एक गाड़ी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ भी कौन जीत गया भाई? कंट्री एक्स। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज की भी बात कर सकते हैं, कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देख लो किस तरीके से वो निकलेगा। वो इस तरीके से निकलेगा कि भाई जो भी चीज आप निकाल रहे हो उसको आप डिवाइड करो। जरा कैलकुलेटर निकालो। पहले मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वीट इज टू कार का रेशो, और यहाँ पे कंट्री एक्स आ गया, कंट्री वाई आ गया। फिर मैं कार इज टू वीट का रेशो निकालूंगा, कंट्री एक्स और कंट्री वाई। जरा निकालो, पहले इसका निकालो, वीट इज टू कार। जो चीज का मैं रेशो निकाल रहा हूँ वो कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर के अंदर। सही है। तो कंट्री एक्स का वीट इज टू कार कैसे निकलेगा भाई? वो निकलेगा 2/4। क्या आ गया भाई? क्योंकि जो चीज का मैं निकाल रहा हूँ वो डिनोमिनेटर में आएगी ना। सही है। तो बीट किधर आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। और ये किधर आ जाएगा? न्यूमिनेटर के अंदर। 2/4 करो जरा, क्या आ गया? 1:0.5। सही है। अब इसी तरह कंट्री वाई का निकालो, 8/6। हाँ, 6/8, सॉरी, 6/8।
1:0.75। अब यहाँ पे आ जाओ इस साइड पे। अब हम लोग किसका निकाल लें, कार इस टू बीट का। तो कार किधर आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर, और बीट किधर आ जाएगा, न्यूमिनेटर के अंदर। तो आप देखो पहले कंट्री एक्स का कैसे निकलेगा, 4/2 निकालो जरा क्या आ गया, 1:2 ना, 1 कार इज इक्वल टू 2 बीट। और इसका निकालो वाई का, 1:1.3। अब एक बात बताओ, ये बीट बनाने में किसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, बीट बनाने में कौन कम सेक्रीफाइस कर रहा है, बीट बनाने में किसको वो है, कम कम नुकसान कौन कर रहा है, तो किसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा बीट बनाने में, एक्स को। और वाई बनाने में किसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा भाई, वाई को। सही है, ये हमने पूरा इसका हिसाब किताब निकाल लिया, इसका हमने पूरी कुंडली निकाल ली है। अब इधर आओ, what makes it possible for both countries to benefit from trade, country X has an absolute advantage in wheat and car production। बेटा आप एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसकी बात करता है, प्रोडक्शन की। क्या यहाँ पे कहीं भी आपको इंडिकेशन दी हुई है कि मैं इतनी गाड़ी बना रहा हूँ या मैं इतना वीट बना रहा हूँ। तो ये एब्सोल्यूट वाले दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, समझे बात को, क्योंकि हमें पता ही नहीं। आ गया 23 पर आपको फर्दर बोलता है, कंट्री वाई हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट प्रोडक्शन। क्या कंट्री वाई को वीट प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा, मिल रहा है, पॉसिबल आंसर है। आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट एंड कार प्रोडक्शन इज द सेम बिटवीन कंट्रीज। क्या इक्वल है, इक्वल अमाउंट से आ रही है। क्या आंसर बचा आपके पास। फिर बोलता है 24 इन February 2016, इसको क्या हो गया, अच्छा भाई 24 क्या बोल रहा है, 24 को सुनो। 24 आपसे कहता है इन February 2016 फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD urged major economies such as the US and Japan to increase government spending. How would this affect aggregate demand curve in these countries? भाई aggregate demand अगर आपके पास बढ़ेगा, अगर आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो वो किस तरफ जाएगा, राइट पर जाएगा। एग्रीगेट डिमांड विल मूव टू द राइट। किधर लिखा हुआ है ये, सही है। A foreign government pays a UK university to educate its students. How would this be recorded on the balance of payment current account of the UK? भाई यूके जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स को बुलाता है, पढ़ाता है, ठीक है। तो उससे यूके के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या अकाउंट पड़ेगा, देखो मेरी बात सुनो। एजुकेशन क्या है, गुड है या सर्विस है, सर्विस है। एजुकेशन क्या है, सर्विस है। तो आपका आंसर सी या डी में से एक होना चाहिए, सही है। और पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। The table shows changes over a period in the average price of a country's export and import. They are expressed as index numbers with year 0 as 100। जीरो जीरो का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या होता है, जीरो के अपने पास कोई ऐसा कोई रेट नहीं। Index of export price, index of import price. What is the change in the country's terms of trade between year 1 and year 2? भाई मेरी बात सुनो, ईयर 0 से लेके ईयर 1 आपकी एक्सपोर्ट प्राइस कितने से बढ़ रही है, 15% से। और ये इंपोर्ट प्राइस कितने से बढ़ रही है, यानी कि पहले साल तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हुआ है, सही है। पहले साल आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या हुआ है, खराब हुआ है। अगले साल देखो ये कितने परसेंट से बढ़ा, कैलकुलेटर यूज करो, 10%। कैलकुलेटर यूज तो करो, ऐसे समझ लो कि ये 10% से बढ़ा, सही है। और आपके पास इंपोर्ट प्राइस कितने से बढ़ रही है, यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे देखो किधर आपके पास इम्प्रूव वाला आ रहा है मामला 26 के अंदर, इट इम्प्रूव बिटवीन 4% टू 5%। क्योंकि आप देखो ना 10 डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा,
टर्म्स ऑफ ट्रेड का यही होता है ना, एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस। सही, आगे आओ। Which aim would be consistent with the government decision to buy its own currency in foreign exchange market? अगर वो अपनी करेंसी खरीदने जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो उससे क्यों करने जा रही है वो? इसीलिए करने जा रही होगी ना कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो करेंसी पे क्या इफेक्ट आता है? एप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे किधर है। अच्छा, डी वैल्यू करने तो नहीं जा रही, डी वैल्यू तो नहीं करने जा रही ना, वरना तो सेल करती करेंसी को। यहाँ पे वो क्या कर रही है? तो ये डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन दोनों पॉइंट गलत हो। बचा क्या? एन एप्रिसिएशन। सही है जी। एन एप्रिसिएशन अंडर फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर तो फ्रीली फ्लोटिंग होता तो गवर्नमेंट का क्या काम? गवर्नमेंट किधर होती है? मैनेज फ्लोटिंग में। ये वैसे आपके सिलेबस से आउट हो चुकी है अब चीज, आपके सिलेबस में नहीं। आंसर इसका बी है। Which policy would assist in reducing a deficit in the balance of payment? आपका डेफिसिट आपने कम करवाना है तो कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल होगी? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इनकम लेवल कम होगी, तो इंपोर्ट भी आपके पास कम हो जाएगी। तो चांसेस हैं कि हाँ ये पॉलिसी ठीक है। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, तो इससे इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आता है? तो लोग पागल हो जाएंगे ना फिर। रिड्यूसिंग सब्सिडीज टू एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस। भाई आपके पास एक्सपोर्टिंग बिजनेस के ऊपर से आपने सब्सिडी हटा दी तो आपका एक्सपोर्ट और गिरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और खराब हो जाएगा। रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ, इससे क्या इफेक्ट आएगा? और इंपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, इंपोर्ट आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बन गया? डी। ओ सॉरी, ए हाँ सॉरी यार, ये इंटरनेट को क्या मसला पड़ा हुआ है यार। अच्छा, हाँ पता है। अच्छा 28 हमारा हो चुका था। 28 का आंसर अपने पास क्या है? ए। क्योंकि अपने पास इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये डैम्पनिंग पॉलिसी का पार्ट। सही है, डैम्पनिंग पॉलिसी का। आ गया 29। An economy's current account of the balance of payment is in surplus. The exchange rate is revalued by the government. Assume the Marshall-Lerner condition holds. Marshall-Lerner condition में कैसा कर बनता है? J curve. Which diagram shows the impact of current account balance of payment? J curve किधर बन रहा है आपके पास? अबे J curve तो एप्रिसिएशन में बनता है गधों, डेप्रिसिएशन में ये बनता है उल्टा J curve। सही है, तो इसका आंसर ए है। What would be increased? हाँ हाँ ना, मार्शल ने कंडीशन बोली है ना। What would be increased by an expansionary fiscal policy? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या चीजें इंक्रीज होती है? यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है आपने। एक्सचेंज रेट का फिस्कल पॉलिसी से कोई लिंक नहीं है, मनी सप्लाई का फिस्कल पॉलिसी से कोई लिंक नहीं है। रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हाँ इसका लिंक है, लेकिन इसने क्या बोला हुआ है कि आपने किसी चीज को क्या करना है? बढ़ाना है। अगर मैं रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दूंगा तो वो तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बन जाएगी ना, एक्सपेंशनरी थोड़ी रहेगी। तो ये आपके पास डिफरेंस है। समझे बात को? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? कोई मसले वाली बात तो नहीं है। चले, ये आपका पेपर था, क्लास ऑफ करेंगे आप।